नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। हिरासत में यातना देने के मामले में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात की पोरबंदर की एक अदालत ने बरी कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पांड्या ने पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भट्ट को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 326, 330 और 34 के तहत दर्ज मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया है। संजीव भट्ट फिलहाल जामनगर कस्टोडियल डेथ के मामले में और पालनपुर के एक वकील को झूठे मामले में फंसाने के आरोप में राजकोट सेंट्रल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि संजीव भट्ट और एक कांस्टेबल पर टाडा एक्ट के एक मामले के तहत एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में पीटने और उसे करंट लगाने का आरोप लगा था। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा कि दोनों मंचों ने आज के जत्थे को बुलाने का फैसला किया है। आज दोपहर 12 बजे से 3:45 तक हमारा जत्था शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहा। हम जानते थे कि केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं के कारण 101 लोगों के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। मोदी सरकार मानती है कि वह दुनिया में सबसे अच्छा प्रचार करती है और हम मानते हैं कि यह सच है। उन्हें लगता है कि इससे किसानों को बदनाम किया जा सकता है और इस दिल्ली चलो मार्च को देशद्रोही के रूप में चित्रित किया जा सकता है। लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही है। सरकार ने उनसे वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जो साफ बहुमत दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी 2.5 साल की महायुति की सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है जिसका परिणाम ये आया है। हमारी सरकार ने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, वायनाड में चुनाव हुआ, जहां जहां विपक्ष की जीत होती है तो ईवीएम अच्छा है। यह पिछले कई सालों से जारी है। लोकसभा में महायुति को 43.55% वोट मिले और महाविकास अघाड़ी को 43.71% वोट मिले। केवल कुछ बिंदु का फर्क है, लेकिन हमें 17 सीटें और उन्हें 31 सीटें मिली। तब उन्होंने ईवीएम के घोटाले की बात नहीं उठाई। शिंदे ने आगे कहा कि बहुमत का विपक्ष को स्वागत करना चाहिए और इस राज्य के विकास में सहयोग करना चाहिए। कल उन्होंने ईवीएम के घोटाले का हवाला देते हुए शपथ नहीं ली, लेकिन आज शपथ ले ली तो क्या आज से ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया? आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी नेताओं ने ईवीएम के दुरुपयोग के विरोध में विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया था। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में चिंताजनक कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण रखती तो स्थिति अलग होती। दिल्ली के करोल बाग में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक पदयात्रा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह शहर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए जनता के साथ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, अन्यथा दिल्ली में स्थिति इतनी खराब नहीं होती। जैसे मैंने स्कूल, अस्पताल और बिजली ठीक की, वैसे ही मैं कानून व्यवस्था भी ठीक कर देता। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व वाले बयान पर भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पीडीपी नेता ने बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। हिंदुत्व नफरत की भावना के बारे में है, जिसे सावरकर ने 40 के दशक में फैलाया था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को आधिपत्य स्थापित करना था और दर्शन यह था कि भारत हिंदुओं का है और हिंदुओं के लिए है। हिंदू धर्म इस्लाम की तरह एक ऐसा धर्म है जो धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। आइए इसे जानबूझकर विकृत ना करें।
जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के दौरान किया जा रहा है। पीडीपी नेता ने कहा कि हिंदू धर्म को विकृत किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने सशस्त्र संघर्ष में शामिल अन्य भागीदारों के साथ बातचीत के बाद अपना पद और देश छोड़ दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि असद ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के निर्देश भी दे दिए हैं। रूस ने कहा कि वह बशर अल असद और अन्य भागीदारों के साथ बातचीत में शामिल नहीं था। सीरिया और उसके सैन्य अड्डे हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन फिलहाल खतरे से दूर हैं। रूस अन्य भागीदारों के साथ संपर्क में भी है। आपको बता दें कि रूस सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थक है। सीरिया में विद्रोही गुट के राजधानी दमिश्क में घुसने पर अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी की है। इसके अलावा उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी अपनी राय रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा कि असद चले गए हैं, वे अपने देश को छोड़ चुके हैं। पुतिन के नेतृत्व वाला रूस अब उनको बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। रूस के सीरिया में मौजूद होने की कोई वजह भी नहीं थी। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने सीरिया में अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस के 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और ईरान अब एक कमजोर देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैं व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह से जानता हूँ। यह उनके लिए कुछ करने का समय है। चीन भी उनकी मदद कर सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 337 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी निराशाजनक रही। मेहमान टीम ने दूसरी पारी में 175 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को महज 19 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से हासिल करने में कामयाब रही। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज के दिल्ली चलो मार्च को वापस ले लिया है। हालांकि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इसकी जानकारी दी। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने आज का जत्था वापस करने का फैसला किया है, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। एक किसान को पीजीआई भेजा गया, 8 से 9 किसान जख्मी हुए हैं। मौसम भी खराब है। मीटिंग करने के बाद आगे की रणनीति बताएंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोली भी चलाई है। आपको बता दें कि रविवार की दोपहर करीब 12 बजे पंजाब के किसान हरियाणा सीमा पर पहुंचे, जहां हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। इसके बाद किसानों को पीछे हटाने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने किसानों से कानून हाथ में ना लेने की भी अपील की। इसके अलावा पुलिस ने किसानों पर फूल भी फेंके। हालांकि जब किसान इसके बाद भी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने दोबारा से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में अभी तक 4 किसान घायल हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा फूल बरसाने के बारे में मीडिया के सवाल पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज का जत्था वापस लौट रहा है। यह दुखद है कि फूलों में रसायन मौजूद थे, कई लोग घायल हुए हैं। हम आज बैठक करेंगे। जिस तरह से उन्होंने हमें पहला फुसलाकर हमला किया वह गलत है। भारत को अस्थिर करने के प्रयासों का समर्थन करने के भाजपा के आरोपों को अमेरिका द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने आरोप लगाया कि मीडिया पोर्टल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और हंगेरियन अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ मिलीभगत की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने शनिवार को भाजपा के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसके विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित संगठन और अमेरिका डीप स्टेट के तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यवसायी गौतम अडानी पर लक्षित हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के प्रयासों के पीछे हैं। भारत और चीन के संबंधों पर संसद में सरकार के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि मोदी सरकार
अप्रैल 2020 से पहले प्रचलित पुराने सामान्य की जगह नए सामान्य पर सहमत हो गई है, जिसे चीन ने एक तरफा तरीके से बिगाड़ दिया था। साथ ही कांग्रेस ने मांग की कि संसद को दोनों देशों के बीच संबंधों के पूरे पहलू पर बहस करने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों पर संसद में चर्चा रणनीतिक और आर्थिक नीति दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए, खासकर तब जब चीन पर हमारी निर्भरता आर्थिक रूप से बढ़ गई है, जबकि उसने 4 साल पहले हमारी सीमाओं पर यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदल दिया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही गुटों ने सरकारी टीवी चैनल और रेडियो पर संदेश जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि हमने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत कर दिया। विद्रोही गुटों ने राजनीतिक बंदियों को जेलों से मुक्त करने की भी बात कही। वहीं इन सब के बीच सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद काजी अल जलाली ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि सीरिया एक ऐसा आम देश बन सकता है जिसके पड़ोसियों और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हों। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।